आंगन से बहू सुमन के झल्लाने की तेज आवाज आ रही थी। आम के पेड़ पर अमर बेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही सुमन लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोई घर में सबका खाना बनाती सास शारदा ने एक गहरी सांस भरी। वह समझ रही थी कि यह चिढ़ अमर बेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। सुमन उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बेल को फेंककर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उग जाते हैं, बेशर्मों की तरह अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये बस उसका रस चूसकर उसे सुखाकर मारकर ही दम लेंगे। सुमन के ये शब्द सुनकर शारदा की आंखों की कोर नमी से भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने शुरू का। बेटे के घर में माँ परजीवी होती है। शारदा के कलेजे में एक हुक उठी और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूस कर उसे खत्म कर देगी। शारदा को बहू सुमन की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर दो रोटियां खा ले तो उसे परजीवी घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंश बेल होता है और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमर बेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फर्क होता है। आंख की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर शारदा सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय शारदा पर भारी बीता। सुमन पूरा दिन किसी न किसी बात से अमर बेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब सुमन दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी तब शारदा आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नुची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। शारदा को उनसे करुणा हो आई। कहने को अमर बेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल शारदा के हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि सुमन ऑफिस चली जाती है, सुबह जाने की तैयारी में होती है और आने तक थकी होती है तो कमरे में चली जाती है। इसलिए शारदा से सामना कम ही होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन शारदा को बहुत भारी लगते हैं। सुमन, बच्चे, उनका बेटा अभय सब घर पर रहते हैं। शारदा को बहू के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना बेटे अभय के चुप रहने से होता है। पराये का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाए का मौन। अभय की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है और छुट्टी वाले दिन शारदा को लगता कि वह बेटे बहू के वांछित बगीचे में अमर बेल की तरह है। 1 वर्ष पहले अभय के पिता की मृत्यु के बाद शारदा बनारस में अपने पति गृह में अकेली रह गई थी। इकलौता बेटा बहू कोलकाता में रहते थे। बनारस में घर में तमाम काम वाली लगी हुई थी। आस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। शारदा को पति की यादों के साथ वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। और यहाँ शारदा आकर अपने पलंग पर लेट गई। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो शारदा आस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थी। ज्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। शारदा तो बनारस छोड़कर आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों न हो, मगर आजकल के माहौल में वह भी अपना नहीं होता। लेकिन अभय और सुमन तब बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। कोलकाता आने के बाद जल्दी ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। अभय बनारस का उनका 2 मंजिला मकान बेचकर कोलकाता में अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी शारदा के साथ भी दोहराई जा रही थी। शारदा कहने कहने भी किससे जाती। उसके दूरदर्शी पति ने जमाने के चलन को भांपकर ही शायद पूरा मकान शारदा के नाम कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। शारदा ने बनारस का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। सुमन का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और अभय ने चुप्पी साध ली। एक दिन सुमन ने उन पर आरोप लगा दिया कि वे आस अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती है। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना ही छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना। वे थक कर चूर हो जाती, पर उफ तक नहीं करती। शारदा यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था कामकाजी सुमन को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और बाइयों के कामकाज पर नज़र रखने में वे सुमन की सहायता करेंगी। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और शारदा को भी दोनों पोतों के
बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा, लेकिन सुमन ने बाइयों को हटाकर उन्हें बाई बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी और अब अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहे, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। दूसरे ही दिन अभय उन्हें ट्रेन पर बिठा आया। उससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता। पर अब शारदा को उससे कर्तव्य परायण की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। ट्रेन चल दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ शारदा ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कुली से सामान ऑटो में रखवाकर वो अपने घर पहुंच गई। घर को देखते ही अपनेपन के एहसास ने शारदा को भिगो दिया। ताला कुंडी खोलने की आवाज़ आते ही आस पड़ोस से सब लोग आ गए। शारदा को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ती थी। ऊपर वाले हिस्से में शारदा ने किरदार रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब शारदा कोलकाता आई थी तब उनका बेटा मोनू 1 साल का था। आते ही उसकी माँ ने बताया कि यह दादी है। बस सोनू दादी दादी करके उनकी गोद में चढ़ गया। रात मोनू की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। शारदा की आंखें भीग गई। वहाँ वह हफ्ते सुमन को कहती रहती कि चादर बदल दे, लेकिन वे बदलने नहीं जाते थे। मोनू रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटाकर शारदा को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई है। सुबह उठने की आहट लगते ही मोनू की माँ चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गया। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे ज़रूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वे यहाँ से कभी कहीं गई थी। दूसरे दिन उनकी पुरानी महरी काम पर वापस आ गई। शारदा को वापस आया देख महरी इतनी खुश हुई जैसे उसकी माँ आ गई हो। जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्हा मोनू दिन भर दादी दादी करता आगे पीछे घूमता रहता। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसा आदर देते शारदा को। मोनू की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि मोनू की देखभाल अब परिपक्व व अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन दोपहर में महरी अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी, यह मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं तो यह अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती थी, लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है। इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगता है। अगर मैं इसे दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चिंत होकर काम कर सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज़ न हो तो बड़ी मेहरबानी होगी माँ जी। मेरी बेटी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेगी। महरी ने हाथ जोड़कर विनती की। शारदा को भला क्या ऐतराज़ होता। सीधी सादी सी 15-16 साल की रीना अगले ही दिन से शारदा के पास आने लगी। मना करने पर भी वह घर के 4 काम खुशी से कर देती। चाय बनाना, कपड़े सुखाना, उन्हें तह करके रखना, रसोई घर की साफ सफाई करना। शारदा उसे पौराणिक कहानियाँ सुनाती तो वह बड़ी दिलचस्पी और खुशी से सुनती। धीरे धीरे और भी ऐसी लड़कियां शारदा के पास आ गई। शारदा उन्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई सिखाती। दिन भर घर उनकी चहचहाहट से गूंजता रहता। मोनू भी इतनी सारी दीदियों को पाकर प्रसन्न था। शारदा का परिवार अब काफ़ी बड़ा हो गया था। लड़कियों के चहकते और उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चिंत देखकर शारदा की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के ज़माने में लड़कियों की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी, और शारदा वही पुण्य का काम कर रही थी। अपने भरे पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे आपकी ज़रूरत न हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर आप रहोगे सबकी नज़र में परजीवी ही। शारदा का जीवन अब सही मायने में सहजीवन के भाव से परिपूर्ण था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब